नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी प्रथम वर्ष, हमारा 8वां पेपर है पर्यावरण अध्ययन का। और इसमें आपको 60 नंबर में से 24 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। और ये आपको मैं पहला मॉडल पेपर बता रहा हूँ और इस पेपर को करने को आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण विषय की थीम नहीं है। अच्छा, पर्यावरण विषय की थीम है तो भाई कौन सी है इसमें से। आपको पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों के बारे में आपको इसी मॉडल पेपर में प्रश्न बताऊंगा। आपको उन 6 थीमों को याद करना है। तो इनमें से साथियों जो ऑप्शन में दी गई है उनमें भोजन है, ठीक है। भोजन है, आपकी यात्रा है, आवास है, कुछ करना और सीखना, ये सब थीम है इसकी, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा मेरा गला बैठ रहा है, तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से आपको मैं ज़्यादा तेज़ स्पीड में बोल नहीं पाऊँगा। तो क्वेश्चन आपका 2 है। भारत में जिस स्थान को प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए चयनित किया गया है वह कौन सा स्थान है साथियों। तो देखिए भारत के अंदर यहाँ पर कई स्थान हैं जिनको प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए चयनित किया गया है। पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक तो ये है। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है कच्छ की खाड़ी गुजरात में, और चौथा है आपका मन्नार की खाड़ी। तो आपका डी ऑप्शन राइट कर लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट है। ये सभी स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3 है। साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है जिसमें प्रत्याशी उत्तर लिखने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से देखता है। यह कथन किसने दिया था। तो यह कथन दिया था साथियों बेस्ट ने। क्या नाम है मनोवैज्ञानिक का नाम, याद रखना बेस्ट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है। मूल्यांकन प्रक्रिया है तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, ध्यान रखना सकारात्मक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये आपको 6 क्षेत्र याद रखने हैं। और ये जो मैं आपको 6 क्षेत्र बता रहा हूँ ये बीएस ब्लूम के अनुसार है, ठीक है। बीएस ब्लूम के अनुसार है 6 क्षेत्र। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठवां है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, देखिए अभिप्रेरित व्यवहार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो अभिप्रेरित व्यवहार जो है उसकी पहली विशेषता है कि ध्यान केंद्रित रहता है और दूसरी विशेषता है कि कार्य करने की क्षमता इसमें अधिक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है 7वां। संरक्षित क्षेत्र क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। तो संरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जिन्हें सरकार ने वन्यजीव प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ा गया है। और इस क्षेत्र का उद्देश्य कि जैव विविधता का संरक्षण करना और उससे संबंधित पारिस्थितिकी क्रियाओं व प्रजातियों को बचाए रखना। ये किसका उद्देश्य है, संरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य। अब देखिएगा क्वेश्चन 8वां है। पर्यावरण अध्ययन जो पाठ्यक्रम है उसकी 6 थीमों के नाम आपको याद रखने हैं। अभी आपने जो ऑप्शन वाला प्रश्न पढ़ा ऑब्जेक्टिव, वो यहाँ पर पूरा मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो भैया पहली जो थीम है वो है परिवार, मित्र व आवास का वातावरण। दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है आवास, चौथी है जल और पांचवी थीम है यात्रा और छठवें नंबर की थीम है कुछ करना और बनाना। ध्यान रखना, तो ये 6 थीमों के नाम आपको याद रख रखें। एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं ये और अब की बार भी पूछी जाएंगी। क्वेश्चन 9 है कि पर्यावरण के संवर्धन हेतु मानव द्वारा कौन से कार्य करने चाहिए, ये आपको बताना है। तो पहला काम करेंगे कि जनसंख्या पर शीघ्र अतिशीघ्र सख्ती के साथ काबू पाया जाए, यानी जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। वनों का संरक्षण व संवर्धन किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि पर कड़ा नियंत्रण किया जाए और जनता को इस संबंध में जागरूक भी किया जाए। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोग कार्य कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अथवा में पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए, यानी पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र किसे कहते हैं
यूनिट 1 का प्रश्न है, आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। क्वेश्चन आपका 10वां है, कृषि से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे आप लोग, ज्यों ज्यों मानव की आबादी बढ़ती जा रही है त्यों त्यों अधिक भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही उपलब्ध खेतों से अधिक उपज पाने के लिए जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जंगलों को काटकर उनकी जगह फसलें उगाई जा रही है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। आज दुनिया के कई भागों में ये रासायनिक उर्वरक आवश्यक हो गए हैं, परंतु ये हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो ये कृषि से संबंधित समस्या है। अथवा में आपका प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा के सामान्य नियम कौन से हैं। आपको लिखने हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको ये प्रश्न मिलेगा, आप लोग ज़रूर पढ़ें इसको। क्वेश्चन 11वां है, J.S. ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है आपकी अधिगम की पूर्व अनुकूलता। इसके अनुसार बालक का संबंध उस झुकाव से है जिससे वह स्कूल में प्रवेश करते समय रखता है। पूर्ववर्ती अनुभवों तथा संदर्भों से वह अधिगम की क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है ज्ञान की संरचना। यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित स्वरूप प्रदान करता है, जिससे अधिगम सरल हो जाता है। तीसरी विशेषता है तारतम्यता। शिक्षण सामग्री को वांछित क्रम प्रदान करना तारतम्यता कहलाता है। और चौथी विशेषता है पुनर्बलन। शिक्षा सिद्धांत पुरस्कारों की प्रकृति तथा स्थिति की व्याख्या करता है। ब्रूनर ने संज्ञान के विकास के संबंध में जीन पियाजे के विकास सिद्धांत को स्वीकार किया है और ब्रूनर का यह सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, जीन पियाजे का बाल विकास संबंधी जो मॉडल है उसको आप लोग याद रखेंगे, ये क्या मॉडल है। साथियों यूनिट नंबर 3 में प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है, पर्यावरण शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य 4 बातें आपको बतानी है। तो पहले चीज़ का ध्यान रखेंगे पर्यावरण की पाठ्यचर्या। दूसरी याद रखनी है पर्यावरण शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। तीसरा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। चौथा है बच्चों की अवधारणाएं। 5वां है उपलब्ध संसाधनों का समावेश। और 6वीं बात याद रखनी है कि अधिगम मूल्यांकन के तरीके कौन से हैं। ठीक है। अथवा में प्रश्न है आपका, पाठ योजना की आवश्यकता क्या है। तो ये आपको बतानी है, पाठ योजना की आवश्यकताओं के बारे में यूनिट नंबर 4 में मिलेगा क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि अधिगम योजना के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है अधिगम योजना निर्माण के बारे में समझ बनाना। दूसरा उद्देश्य है कक्षा के भीतर तथा कक्षा के बाहर सीखने के अवसर बनाना। तीसरा उद्देश्य है अधिगम के विभिन्न तरीकों की जानकारी देना। चौथा उद्देश्य है कक्षा में गतिविधि संचालन हेतु क्षमता प्राप्त करना। 5वां उद्देश्य है कि कक्षा के बच्चों के पूर्व ज्ञान को अधिगम निर्माण में उपयोग कर पाना। और 6वां उद्देश्य है गतिविधि संचालन का ब्यौरेवार दस्तावेजीकरण कर पाना। अथवा में प्रश्न है आपका, पुस्तकों का विश्लेषण किस आधार पर किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 4 में मिल जाएगा, याद कर लेना। 14वां क्वेश्चन है, सीखने के सूचक अथवा संकेतक से क्या तात्पर्य है, इसके लाभ भी बताइए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा क्रियाओं के अनुपालन व व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी आकलन सतत रूप में किया जाता है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों से संबंधित अलग अलग व सतत आकलन के लिए एक प्राचाल या पैरामीटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीखने के सूचक कहते हैं। इसके लाभ आपको याद रखने हैं कि बच्चों के क्रिया कौशल के विकास में सुझाव हेतु उपयोगी रहता है। उन कार्यों के पहचान के लिए जिन्हें बच्चों के क्रिया कौशलों के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा सके। पर्यवेक्षण, अधिगम व प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना। चौथा है अभिभावकों, बच्चों और अन्य के लिए बच्चों की प्रगति को आसान तरीके से समझने के लिए संदर्भ बिंदु की तरह काम करना। ठीक है। अथवा में प्रश्न है आपका,
आकलन व मूल्यांकन में क्या संबंध है? यूनिट नंबर 5 को उठाएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग। 15वां क्वेश्चन है, आकलन व सहकर्मी आकलन में क्या अंतर है? देखो, स्वयं आकलन एक तो है आपका स्वयं आकलन और दूसरा है सहकर्मी आकलन। इन दोनों में अंतर समझ लो, इनकी परिभाषा देखो। स्वयं आकलन वह होता है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अपना निरीक्षण करता है। जब कक्षा से पहले पढ़ाए गए विषय के अनुप्रयोग पर शिक्षक द्वारा कुछ गृह कार्य दिया जाता है, तब विद्यार्थी को स्वयं आकलन का अवसर मिलता है। इससे विद्यार्थी को पता चलता है कि विद्यालय में पढ़ाए गए संप्रत्ययों को कितनी अच्छी तरीके से समझाया गया है। जब कोई बच्चा अपने मित्र के द्वारा बनाए गए अपने स्कूल के अहाते के नक्शे की प्रशंसा करते हैं तो उसे सहकर्मी आकलन कहते हैं। अध्यापक प्रत्येक बच्चे से अपनी अगली सीट पर बैठे हुए सहपाठी के विशेष कौशल की सराहना करने के लिए कह सकता है तथा साथी के मूल्यांकन के रूप में उसे रिकॉर्ड करने के लिए भी कह सकता है। अथवा में आपका प्रश्न है, नक्शा और चित्र में बुनियादी अंतर क्या है? स्पष्ट कीजिए। यूनिट नंबर 5 का प्रश्न है, याद कर लेंगे। 16वां क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी क्या उपयोगिता है, इसके लाभ क्या हैं? ठीक है, तो देखेंगे रेटिंग स्केल के बारे में। सबसे पहले इसका इस्तेमाल विद्यार्थी के काम की गुणवत्ता दर्ज करने और उसका निर्धारित मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता तय करने के लिए किया जाता है। समग्र रूप से तैयार रेटिंग स्केल एक अकेले काम के एक अंश का पूरा आकलन कर सकता है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, विकास के बहुत से पहलुओं का आकलन भी किया जा सकता है। इससे व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में दोनों ही तरीके को आकलन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तीसरा है, अलग अलग समय अवधि के दौरान भिन्न भिन्न पर्यावरणीय परिवेश में आकलन किया जा सकता है। चौथा है, बच्चे के प्रदर्शन ज्ञान के प्रमाण से प्राप्त रिकॉर्डों पर आधारित होते हैं। और पांचवा लाभ है, अतिरिक्त समय, व्यवहार, रुचियों और चुनौतियों का बारीकी से अध्ययन आदि प्रतिमान शिक्षक के बच्चे के बारे में सारगर्भित तस्वीर प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। अथवा में प्रश्न है, संचित अभिलेख क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये प्रश्न आप लोग जरूर देखना, अपनी सीरीज में मिलेगा इसी में। अब हम आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ, देखिएगा। पर्यावरणीय संबंधी समसामयिक मुद्दों का सविस्तार से वर्णन करो। तो देखेंगे पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं। जब से मानव अस्तित्व में आया है, उसने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण का उपयोग किया है। सीमित और न्याय उचित उपयोग से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, मानव की आवश्यकता बढ़ती चली गई। मानव के इन सब क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जैसे संसाधनों की कमी, वन उन्मूलन, ऊर्जा एवं जल की कमी, प्रदूषण, अम्लीय वर्षा और ओजोन परत का अपक्षय। पहले आपको याद रखनी है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा की बचत करना, क्योंकि ऊर्जा की 1 यूनिट की बचत करके 1 यूनिट के उत्पादन से कहीं बेहतर है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन करने की अपेक्षा उसे बचाना ज़्यादा आसान है। दूसरा है जल का संरक्षण, ये भी काम करना चाहिए। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग बढ़ रही है। जीवन शैली में बदलाव, जैसे वॉशिंग मशीन का उपयोग, कृषि औद्योगिक गतिविधियाँ पानी की खपत को बढ़ा देती है। जल का सही उपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। तीसरा काम करेंगे अपशिष्टों का निस्तारण। अपशिष्ट के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या उसके निस्तारण की होती है। शहरों में घनत्व बढ़ने के साथ साथ नगर पालिका और कस्बे के प्राधिकरण इसे काफ़ी दूर ले जाने की और उसे निस्तारीकरण की सुविधा प्रदान करती है। जहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती, वहाँ आसपास के घरों, ज़मीनों और जलाशयों में कूड़े के ढेर लग जाते हैं। अथवा में प्रश्न है आपका, याद रखना, पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित सामग्री का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको यूनिट 1 में मिलेगा साथियों, आप लोग इसको जरूर पढ़ें। प्रश्न हमारा 18वां है कि कुपोषण से होने वाले रोग और कुपोषण का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट बता रहा हूँ,
इससे आपको छोटे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुपोषण से होने वाले रोग। ध्यान से सुनो। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी विटामिनों की आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। ये सब याद रखना। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। और विटामिन फिर ए की कमी से क्या होता है? टॉडिस्किन। ध्यान रखना, टॉडिस्किन और रतौंधी दोनों विटामिन ए की कमी से होते हैं। और पेलाग्रा और बेरी ये दोनों विटामिन बी की कमी से होते हैं। और ध्यान रखना कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गलगंड या घेंगा रोग, गलसुआ जिसको हम बोलते हैं। और रक्तहीनता होती है लोहांश की कमी से। बॉडी में आयरन की कमी जब हो जाती है तो रक्तहीनता बढ़ जाती है। अब आपको याद रखना है कुपोषण का प्रभाव क्या क्या पड़ा है शरीर पर। कुपोषण के प्रभाव: व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, आयु व लंबाई के अनुपात में भार कम हो जाता है, व्यक्ति निस्तेज, दुबला पतला और कमज़ोर हो जाता है, त्वचा ढीली और झुर्रीदार पड़ जाती है, शरीर में शक्ति का अभाव और शिथिलता आ जाती है, व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, आंखें उदास हो जाती है और कई रोग हो जाने से थकान, शीघ्र अनुभव होती है। ये सब किसके प्रभाव है? कुपोषण का। अब कुपोषण को दूर करने के उपाय। कुपोषण का मुख्य कारण है अशिक्षा और अज्ञानता। अतः बालकों व अभिभावकों को संतुलित भोजन अथवा आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान कराते रहना चाहिए। रोगग्रस्त बालकों को चिकित्सक को दिखाकर उनके आहार के बारे में जानकारी देना चाहिए। विद्यालय में विश्राम और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए, वहाँ उनके संतुलित और पौष्टिक भोजन भी दिए जाए। विद्यालय में घर के पर्यावरण को स्वास्थ्यकारी भी बनाया जाए। ठीक है। अथवा में प्रश्न है आपका, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? इनके स्रोत और निस्तारण के उपायों का वर्णन कीजिए। ये आपको प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, जरूर पढ़ के जाएं। 19वां प्रश्न है रचनावादी सिद्धांत क्या है? विस्तार से समझाइए। तो देखो भाई, रचनावाद वह शब्द है जो दर्शकों से मनोवैज्ञानिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और भारत में 1-2 दशकों में यह प्रचलन में आया है। इसे रचनात्मकतावाद या निर्मितिवाद भी कहा जाता है। सीधी सादी भाषा में कहें तो इसका तात्पर्य इस बात से है कि मस्तिष्क में ज्ञान और जानकारी किस प्रकार भंडारित होती है। मस्तिष्क में कुछ भी और वैसे भी दर्ज नहीं होता जैसे उसे अनुभव किया गया हो। यह तथ्य हमारी 5 इंद्रियों से प्राप्त हुए अनुभवों के विषय में सच है। इस प्रकार रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाता है कि ज्ञान दी जाने वाली और सिखाई जाने वाली चीज़ नहीं, इसे तो सीखने वाले अपने अनुभवों और दूसरों के साथ होने वाले परस्पर क्रियाओं के जरिए सीखते हैं। इस सोच के मुताबिक सीखने की प्रक्रिया के केंद्रों में सीखने वाला होता है। सीखना हमारे पूर्वाग्रहों, अनुभवों, समय और शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से प्रभावित होता है। सीखने वाले की उत्प्रेरणा उसमें अत्यधिक ज़रूरी पहलू है। जब सीखने वाला सीखने के लिए प्रेरित होता है तो वह अपनी चाह और संकल्प की मदद से चुनिंदा जानकारी ग्रहण करता है, उसे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ढालता है। इस तरह की रचनावादी कक्षा में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे महज ज्ञान देने वाले न होकर एक मददगार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अथवा में प्रश्न है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना उसके चरण कौन कौन से हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आप लोग जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है आपका 20वां, औपचारिक व अनौपचारिक आकलन। ठीक है, और फॉर्मेटिव व समेटिव आकलन, इन दोनों में अंतर सुनिए आप लोग, क्या मतलब है। तो पहले बात करेंगे हम औपचारिक अनौपचारिक की। मौखिक व लिखित जांच औपचारिक आकलन में आते हैं। छात्रों को जांच के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाता है, तो वो कौन सा है? औपचारिक। अनौपचारिक की बात करें तो स्वाभाविक अनौपचारिक स्थिति में और बच्चों को बिना सूचित किए खेल के मैदान में, कक्षा में, कहीं भी अवलोकन कर सकते हैं किसी भी समय, उसे हम अनौपचारिक आकलन कहते हैं। अब देखिए फॉर्मेटिव और समेटिव आकलन। फॉर्मेटिव आकलन है अध्यापक एक बालक को मधुमक्खियों तितर बितर करते देखता है
वह बालक से बात करता है और जानता है कि वह मधुमक्खियों से डरता है। अध्यापक ने मधुमक्खियों में परागकण का महत्व बताया। कक्षा में इस बारे में नाटिका भी प्रस्तुत करता है और बच्चों को संदेश मिलता है कि सभी जीव जंतु हमारी तरह जीने का अधिकार रखते हैं। यही क्या है? फॉर्मेटिव आकलन है, जिसे तत्काल या पृष्ठ पोषण दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, निदान के बाद उपचार भी दिया जाता है। उसके बाद है समेटिव आकलन। इस प्रकार के आकलन में अध्यापक प्रश्न देता है, ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों ने मानव व पौधों व जीवों के बीच संबंध समझा या नहीं समझा। लिखित जांच के साथ ही सामूहिक चर्चा भी की है। यही समेटिव आकलन है, जिसमें अवधारणा, अभिवृत्ति और मूल्यों की परख की जाती है तथा ज्ञान व समझ में व्याप्त दूरी भी पता की जाती है। आपका अथवा में प्रश्न है साथियों, आकलन के विभिन्न सूचकों का विस्तार से वर्णन करो। तो ये प्रश्न भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो थैंक यू सो मच। एक बात याद रखना, जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 की, जिन सभी ने अभी तक हमारा रीट पात्रता का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज MCQ बैच, ठीक है, वो टॉपिक वाइज है, आपको 5 ही सब्जेक्ट मिलेंगी, ठीक है, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा आपका रीट पात्रता का किसी भी विषय में। सबसे हमने MCQ बनाए हैं अच्छी और जिनकी व्याख्या भी आपको दी गई है साथ में, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे, जिसकी वैलिडिटी आपको एग्ज़ाम तक रहेगी। मात्र 151 रुपये का कीमत है और इसमें अब तक 800 प्लस से स्टूडेंट लॉगिन भी कर चुके हैं और अभी चल रहा है वो टेस्ट, ठीक है साथियों। तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन करेंगे, इसी एप्लीकेशन में है, टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन में। थैंक यू सो मच।